सुहानी तुम ऐसे करोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हें बोल तो दिया 1 महीने में मकान का इंतजाम करके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सुहानी बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी हुई बस रोए जा रही थी। रजत सुहानी को समझाने की कोशिश कर रहा था। रजत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। अरे याद आए तो अपने मम्मी पापा के पास चली जाना ना, वहां क्या तुम होगे, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। सुहानी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? 1-2 महीने में मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। वादा? हाँ हाँ बाबा, पक्का वादा। आप मुस्कुरा दो चलो, रजत ने सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला। अगले दिन रजत अपनी नई नवेली दुल्हन सुहानी को घर छोड़कर मुंबई के लिए निकल गया। रजत मुंबई में एक बड़े होटल में वेटर का काम करता था। शादी से पहले तो रजत अपने 4 सहकर्मियों के साथ ही होटल के एक कमरे में रहता था, लेकिन शादी के बाद रजत को एक अलग घर की जरूरत थी, इसलिए रजत ने एक किराए का घर ढूंढना शुरू किया। टिंग टिंग, रजत ने एक घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई। अंदर से 40 साल की महिला ने दरवाजा खोला। वो महिला बेहद सादे कपड़ों में थी, मगर उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। जी, किराए पर कमरा चाहिए, आपके यहाँ मिल जाएगा क्या? आप रहेंगे? उस महिला ने रजत से पूछा। जी, मैं और मेरी पत्नी दोनों रहेंगे। जी, मेरे यहाँ 2 ही कमरे हैं, एक कमरा मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे तो एक ही कमरा काफी है। आपका एक कमरे में काम चल जाए तो देख लीजिए, उस महिला ने बेहद सलीके से रजत को बोला। कमरा देखने के बाद रजत को पसंद आ गया, क्योंकि कमरा काफी बड़ा और अच्छा बना हुआ था। एक महिला के साथ अपनी पत्नी को छोड़ने में रजत को कोई असुरक्षा भी नहीं दिखाई दी। आपके पति और बच्चे नहीं रहते आपके साथ? रजत ने महिला से पूछा। पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इसलिए अकेली ही रहती हूँ। रजत वह कमरा किराए पर लेकर रहने लगा ताकि सुहानी के लिए रहने की सारी व्यवस्था कर सके। सुनिए, मेरा नाम कविता है, आप मुझे कविता भाभी बुला सकते हो, उस महिला ने रजत से बोला। मेरा नाम रजत है, आप भी मुझे रजत बुला सकती हैं। कविता और रजत एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए और अपने अपने काम में लग गए। कविता रजत के कमरे की सफाई, उसके कपड़े धुलने जैसा काम कर दिया करती थी। कविता के घर के बाहर के सारे काम रजत ही करता। धीरे धीरे दोनों में मेलजोल बढ़ता चला गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि रजत के सारे काम एक पत्नी की तरह कविता ही करती। खाना, कपड़े, सब कुछ रजत को टाइम पर मिलता। कमी थी तो बस एक चीज की, जिसके लिए रजत सुहानी को कभी याद कर लिया करता। रजत, रजत, जल्दी बाहर आओ। कविता की आवाज सुनकर रजत जल्दी से बाहर की ओर दौड़ा। कविता सफेद रंग की नाइटी में बारिश में नहा रही थी। आ जाओ, कितने दिन बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। कविता ने रजत का हाथ खींच लिया। भीगी हुई नाइटी में कविता का बदन साफ झलक रहा था। रजत, जो पहले से ही सुहानी की याद में तड़प रहा था, इस पल ने आग में घी का काम किया और रजत अपने आप को संभाल नहीं पाया और कविता को अपनी बाहों में ले लिया। कविता ने भी रजत की जकड़ से निकलने की कोशिश नहीं की और दोनों बारिश में एक दूसरे के आगोश में समा गए। अब तो मानो दोनों के रिश्ते को हरी झंडी मिल गई हो। उधर सुहानी अपने पति की याद में एक एक दिन काट रही थी और यहाँ रजत की सारी जरूरत कविता भाभी से पूरी हो रही थी। सुनो जी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हो? सुहानी ने रजत से फोन पर बोला। अरे यार, ये मुंबई है, यहाँ मकान मिलना इतना आसान थोड़ी है। 2-4 जगह बात करी है, जब मिल जाएगा तब ले चलूंगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और 1 साल निकल गया। सुहानी के बहुत दबाव की वजह से 1 साल बाद रजत को कुछ दिन के लिए घर आना पड़ा, मगर घर आते ही रजत का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि रजत की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सुहानी ने जरा भी देर किए बिना अपनी एक किडनी रजत को दे दी। अब रजत को एहसास हुआ कि एक पत्नी अपने पति के शरीर से ही नहीं, उसकी आत्मा तक प्रेम करती है। और रजत ने सुहानी को क्या दिया सिवाय धोखे के? क्या रजत सुहानी के प्यार का मोल चुका पाएगा?